नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे ये जो संभल पर प्याले में अब तूफान खड़ा करने की कोशिश हो रही है। शांति हो चुकी है वहां पर, जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसके बावजूद जो राजनीतिक दल हैं, उनमें एक अलग तरह की होड़ लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रदेश के अलग अलग जिलों से चले थे संभल की तरफ। उधर लखनऊ से माता प्रसाद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल चला था, उसको रोक लिया और कहा कि भाई 10 दिसंबर तक वहां स्थितियां नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद जाइएगा। अब कांग्रेस को लगता है कि हम पिछड़ गए, हम पीछे रह गए। ये तो समाजवादी पार्टी इसमें श्रेय ले गई। पार्लियामेंट में भी जब राहुल गांधी बाहर खड़े होकर के हो हल्ला कर रहे थे, अडानी अडानी चिल्ला रहे थे, मोदी अडानी एक हैं, पोस्टर बैनर दिखा रहे थे, तो अंदर राम गोपाल यादव राज्यसभा में और अखिलेश यादव लोकसभा में संभल का मुद्दा उठा रहे थे। तो फिर भाई बहन ने तय किया कि कल ही संभल की ओर कूच किया जाए। और जैसा आपको याद होगा कि हाथरस के समय जब एक दलित बेटी के साथ कोई हादसा हो गया था खेत में, उसके बाद भी भाई बहन करीब 100 चैनलों और अलग अलग यूट्यूब के चैनलों के कैमरे और संवाददाताओं को लेकर के पूरे लाव लश्कर के साथ करीब 5,000 की भीड़ लेकर के हाथरस की तरफ बढ़ गए थे। उस समय भी पूरा जो है सीन क्रिएट किया गया था और आज भी सीन क्रिएट किया गया। 2.5 घंटे तक जाम लगा रहा और करीब करीब 10 किलोमीटर लंबा वो जाम था। और लोग इतने परेशान हो गए कि अपनी गाड़ियों में से उतर करके वो कांग्रेसियों को पीटते हुए दिखाई दिए कि भाई आप राजनीति चमकाने के लिए अब हमारे सामने परेशानी खड़ी करेंगे। ये जो होड़ लगी हुई है, इस पर तो चर्चा करेंगे ही। इसके अलावा इस पर भी चर्चा करेंगे, जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे सर्वे को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए और वहां अपनी बात रखिए, और हाई कोर्ट को भी दिशा निर्देश दिए कि जैसे ही इनकी याचिका सूचीबद्ध हो, उसके 3 दिन के भीतर आप इनकी सुनवाई कर लीजिए, उसको टालिएगा नहीं या लंबा मत खींचिएगा। क्या ये हाई कोर्ट पहुंचे? जवाब है नहीं। इसका भी जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। और क्या ये इंडी गठबंधन जो 2023 में बना था, लोकसभा चुनाव से करीब करीब 1 साल पहले, अब अपने टूटने के अंत के करीब पहुंच चुका है? सीधे जुड़ रहे हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट के साथ। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, ये बताइए कि ये संभल को लेकर के सबसे पहले तो जो राजनीति हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और ये होड़ क्यों छिपी छिड़ी हुई है? ये तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी बगलगीर हुआ करते थे। पहले सत्र में तो दोनों कांग्रेस वाली बेंचों पर ही बैठे थे, अब तो अलग अलग बैठने लगे हैं। राहुल गांधी अलग संभल के लिए दौड़ रहे हैं बहन के साथ, और समाजवादी पार्टी अलग सवाल भी उठा रही है, और उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रवाना हो रहे थे संभल के लिए, जिनको रोका गया। तो अलग अलग एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से जा रहे हैं, एक साथ नहीं जा रहे हैं। देखिए, जो 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संभल की जो है सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश पर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी और मस्जिद इंतजामिया कमेटी अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए, तब तक सारी कार्रवाई रोक दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज जो है 30, 1, 2, 3, 4 5वां दिन है। 5वें दिन हो गए, अभी तक जो है ये खबर नहीं आई है कि संभल की मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने कौन सा वकील तय किया है और वो रिट
रजिस्ट्री में दाखिल हो गई है या नहीं हुई है। रजिस्ट्री में पहले दाखिल होगी, उसके बाद एडमिट होने की नौबत आएगी। और अभी तक ये समस्या इसलिए आ रही है, जो अभी तक मीडिया इसके ऊपर एकदम शांत मीडिया है। और मीडिया से मेरा मतलब है जो जो वामपंथी कम्युनिस्ट जिहादी मीडिया। 1920 में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्ट 1904 के तहत इस मस्जिद को एएसआई को सौंप दिया गया था, आज से 104 साल पहले। 1958 में एक नया एक्ट बना, AMARA, आमरा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958। तो ये अभी तक तय नहीं है कि जब ये मस्जिद 1920 से एएसआई के अधिकार में है, तो ये मस्जिद इंतजामिया कमेटी कहां से आ गई? क्या एएसआई ने कोई विशेष परमिशन दी है इस मस्जिद, इस प्राचीन स्मारक को यहाँ मस्जिद कमेटी इसको चलाए, या कोई एग्रीमेंट हुआ है? इसकी कोई जानकारी नहीं है। ताजमहल में जो मस्जिद है आगरा में, वो केवल उसमें एक दिन जो है मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति है, वो है फ्राइडे, यानी जुमा का दिन। और जो लोग गए हैं आगरा वो जानते हैं कि ताजमहल फ्राइडे के दिन बंद रहता है, टूरिस्ट की एंट्री नहीं होती है। तो अभी ये मस्जिद इंतजामिया कमेटी का लीगल स्टेटस ही तय नहीं है, किस आधार पे ये मस्जिद पे कब्जा किए बैठे हैं। एएसआई ने भी अभी तक ये नहीं बताया है कि क्या 1920 में ये मस्जिद पे एएसआई को एशियन मॉन्यूमेंट एक्ट डिक्लेयर होने के पहले से मस्जिद इंतजामिया कमेटी इस मस्जिद पे काबिज थी? क्या इस पे कभी सवाल उठा पिछले 104 सालों में कि साहब अब ये स्मारक एएसआई के अधीन आ गया है, प्रशासनिक कंट्रोल में आ गया है। और यदि 1920 में एएसआई को ये मस्जिद मिलने के पहले यहाँ पे मस्जिद इंतजामिया कमेटी का जो कंट्रोल था और जो मैनेजमेंट था, संचालन था, वह पूर्वतः जारी रहेगा? इस तरह का कोई आदेश क्या कभी एएसआई ने किया? इसकी भी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। तो सवाल ये खड़ा होगा अब अगर ये जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी का लीगल स्टेटस क्या है, क्या उनका लोकस स्टैंडर्ड क्या है? जब आप इसके मालिक ही नहीं है, जब इसके मालिक एएसआई है, और जब एएसआई ने आपको इसको संचालित करने का, प्रबंध करने का, मैनेज करने का कोई अधिकार डेलीगेट नहीं किया है, और यदि एएसआई ये अधिकार डेलीगेट करेगी तो भी वो अपने एएसआई एक्ट के किसी न किसी प्रावधान के अंतर्गत ही करेगी। तो ये सारे सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अब आते हैं दूसरी बात पर, जहां तक ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो खींचतान मची हुई है, ये कोई नई बात नहीं है। हम सब इस बारे में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। 2024 में अखिलेश यादव ने जो इंडिया जून 2023 में जो इंडिया अलायंस को ज्वाइन करने का फैसला किया, शामिल होने का, उसमें बड़ी वजह ये थी कि उनको लग रहा था कि कर्नाटक में और तेलंगाना में जिस तरीके से एक तरफा वोट मुसलमानों ने कांग्रेस को दिया है, और अब मुसलमानों का ये मन बन गया है कि अब वो ये मान चुके हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने की क्षमता केवल कांग्रेस में है, और अगर हम इस समय कांग्रेस के साथ नहीं गए तो मुसलमान वोट हमसे छिटक सकता है। ये शंका अखिलेश यादव को थी। और आपने देखा इसी मुद्दे के कारण जब यूपी में अभी अक्टूबर में 9 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुए नवंबर में, तब कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में काफी खींचातान थी, और कांग्रेस मुस्लिम बाहुल्य सीटों से अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहती थी, जैसे कुदरकी और सीसामऊ कानपुर का। और जब बात नहीं बनी तो कांग्रेस ने जो है हाथ झाड़ लिया, कहा हम नहीं लड़ेंगे किसी सीट पर। वही बात आज फिर सामने आ रही है। जहां तक नेताओं में वहां जाने की प्रतिस्पर्धा हो रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये बात मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूं। अगर आप याद करिए 1987 में जब वीर बहादुर सिंह मेरठ के मुख्यमंत्री, जब यूपी के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस सरकार थी, तब बड़ा भयानक दंगा मेरठ में हुआ था, याद होगा आपको, 2 महीने चला था, अप्रैल से हाँ, होते हुए उस समय तो मोहसिना किदवई से लेकर के कई मंत्री वहां पड़े रहे थे। जी। और उस समय जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला बुखारी को भी आने से रोका गया था। और ये प्रशासन का एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है,
जहां कहीं भी किसी किस्म की हिंसा होती है, प्रशासन किसी भी जिले में नेताओं को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का अवसर नहीं देता है। इसमें कोई नई बात नहीं हो रही है। और जहां जहां जो भी जगह विवादास्पद होती हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, हाथरस में एक दलित लड़की की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई थी। और ये मामला आया था कि साहब गांव के लड़के ने ही उसके संग दुर्व्यवहार किया है, या हालांकि रेप की बात कोर्ट में साबित नहीं हुई, वो दोनों लड़के बरी हो गए, रिहा हो गए। आपको याद होगा हाथरस में पॉलिटिकल टूरिज्म में उस समय तो ये भी पहुंचे थे, सितंबर 21 में जयंत चौधरी भी गए थे, प्रियंका गांधी भी गई थी, और जी केरला हाँ। का एक इस्लामिक टीवी चैनल का रिपोर्टर भी गया था, कप्पन। उसको जो है बाद में पकड़ लिया गया था, एनएसए में बंद रहा 1.5 साल वो। तो पॉलिटिकल टूरिज्म का कोई नेता कभी कोई मौका छोड़ता नहीं है। लेकिन संभल में जिस तरीके से वेल प्लान तरीके से हिंसा की गई, पुलिस को निशाना बनाया गया, और कल तो आपको खबर मिली गई है कि पाकिस्तान के कारतूस वहां बरामद हुए हैं, पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए, और एक आध अमेरिकन या चाइनीज भी हैं। तो इसका मतलब अब ये है कि वहां पे अब एनआईए की एंट्री की संभावना बढ़ गई है। तो ये पॉलिटिकल टूरिज्म केवल जो है पॉलिटिकल केवल राजनीतिक लाभ के लिए है। और अखिलेश यादव जो है लगातार गलत बयानी कर रहे हैं। 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लीडर अपोजिशन रह चुके हैं, 25 साल से राजनीति में है, चौथी बार एमपी बने हैं। और जिस तरीके से वो डीएम एसपी को टारगेट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस हर जिले में जो कानून की जो परिधि है उसी के दायरे में काम करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट और समस्या उनकी मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर से है, आंजनेय कुमार सिंह से है, क्योंकि वो रामपुर के डीएम थे, और रामपुर के और आजम खान के सारे काले कारनामों की उन्होंने जांच की थी। और उनकी जांच का ये परिणाम है कि आजम खान साल भर से ऊपर हो गया, 1.5 साल 2 साल हो रहा है जेल में है, जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो उनकी असली चीज तो आंजनेय कुमार सिंह डिविजनल कमिश्नर मुरादाबाद से है। और आपको पता ही है कि रामपुर जो है मुरादाबाद डिवीजन में आता है। और जब भी विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव होता है या उपचुनाव होता है, समाजवादी पार्टी की पहली मांग होती है कि वहां आंजनेय कुमार सिंह को डीएम पद से हटाया जाए। अब उनकी डिमांड है कि उनको डिविजनल कमिश्नर पद से हटाया जाए। और वो व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहा है, ये सब हम आप देख ही रहे हैं। आज उन्होंने नई बात कह दी कि वहां के अफसर जो है तानाशाही की भाषा बोल रहे हैं। अरे अफसरों की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अफसरों की जिम्मेदारी है कि वहां पे अव्यवस्था ना हो, वहां अराजकता ना हो। अगर कल को वहां कोई नई घटना हो गई और लोगों की जानें चली गई, तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई अफसर जिम्मेदार होंगे ना, जवाबदेही तो उनकी होगी। अगर जुडिशियल इंक्वायरी होगी, न्यायिक जांच हो गई, या हाईकोर्ट का कोई सख्त आदेश आ गया कि साहब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये अफसर ही जिम्मेदार होंगे। तो और ये मेरे समझ से बाहर है। ऐसी कौन सी बात वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने या सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस ने या डिविजनल कमिश्नर ने कह दी जो बात उनको बड़ी अलोकतांत्रिक लग रही है। और शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि कल संभल में नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया है। बड़ी संख्या में जो जो नालों के ऊपर लोगों ने दुकानें बना ली थी, चबूतरे बना लिए थे, वो सब तोड़ा गया है। तो हो सकता है उससे समाजवादी पार्टी का वोट बैंक प्रभावित हुआ हो। और दूसरी चिंता अखिलेश यादव की यह है कि जो संभल के एमपी है शफीकुर रहमान बर्क, उनका भी नाम आ गया है, और उनके खिलाफ भी नामजद एफआईआर हुई है। और उनका ये तर्क काम नहीं आ रहा है कि साहब मैं तो उस समय संभल से बाहर था। और एक बात जियाउर रहमान बर्क। जवाब पर और एक बात और भी है। 90 के दशक में एक बार यहाँ से मुलायम सिंह यादव एमपी हो चुके हैं, एक बार यहाँ से राम गोपाल यादव एमपी हो चुके हैं। और यहाँ पे ऐसा जो सामाजिक समीकरण है कि शहर में तो संभल में तो मुस्लिम वोटर का बाहुल्य है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यादवों का बाहुल्य है। तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट या तो मुस्लिम हो या यादव हो, वो यादव के वोट के बगैर नहीं जी सकता। और यहाँ पे कुंदरकी के बाद समाजवादी पार्टी का ये भी जो जो सामाजिक समीकरण है वो हिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये भी चिंता वीरेंद्र जी, समाजवादी पार्टी की है। वीरेंद्र जी, क्या समाजवादी पार्टी के जो एमपी और माता प्रसाद लखनऊ से चल रहे थे, और कोई मुजफ्फरनगर से, कोई कैराना से, कोई दिल्ली से चल रहा था, उनको पता नहीं था कि वहां निषेधाज्ञा लागू है? क्या उनको नहीं पता था कि वहां उनकी एंट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि 10 दिसंबर तक की पाबंदी लगा दी है प्रशासन ने?
और क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को पता नहीं था कि ये वहां नहीं जा सकते हैं? तो फिर ये नौटंकी क्यों, ये नाटक सबको सब नौटंकी कुछ क्यों? पता था, ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, ये सब डेलिब्रेट होता है। ये सब लोग जानते हैं सरकार कैसे चलती है, ये सब लोग जानते हैं कानूनी प्रावधान क्या है, ये सब लोग जानते हैं जब कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है। इसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर कोई यहाँ पे अशांति की घटना हो गई है तो पहली प्रायोरिटी होती है यहाँ पे नॉर्मल स्थिति को बहाल करना पहले। और आपने देखा होगा संभल में स्थिति को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन संभल में 24 नवंबर को जब जब पत्थरबाजी की घटना हुई थी, वहां कर्फ्यू नहीं लगाया गया, केवल वहां पे इंटरनेट को बंद किया गया और स्कूल बंद किए गए, बाजार बंद रहे, कर्फ्यू नहीं लगाया गया। और बिना कर्फ्यू लगाए और ये अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्रमाणित हो गया है, साबित हो गया है कि जो वहां पे जो जो 4 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं, उसमें किसी की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है। और ये भी बात आई है कि वहां पे तुर्कों और पठानों के बीच में आपस में गोली चल गई है, गुटबाजी की वहां घटना हुई है। अब इसमें निश्चितता के साथ अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक इस मामले की जांच नहीं हो जाती, और आपको पता है सरकार ने 3 सदस्यीय जांच आयोग की घोषणा कर दी है और उस जांच आयोग ने संभल का पहला दौरा कर लिया है, और जिसके अध्यक्ष एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और उसके एक मेंबर फॉर्मर डीजी पुलिस हैं मिस्टर ए के जैन। तो ये सब हो रहा है। और और ये सबको जानकारी है कि जब कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मामले में कोई विवाद ना रहे, और स्थानीय नागरिकों के किसी वर्ग में कोई किसी किसी की शंका ना रहे, तो भैया इस मामले की तुरंत जांच कराओ और जांच की वीरेन रिपोर्ट जी, भी जो अगले महीने आ जाएगी। तो वीरेन जी, पहले ये आरोप आरोप मैं मानता हूँ बहुत बहुत गैर जिम्मेदार आचरण है नेताओं का। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया पत्थरबाजों को और दंगाइयों को, इससे क्या मैसेज जाने वाला है और क्या नजीर पेश कर रहे हैं वो? और जिस तरीके से वो सदन में खड़े होकर के बात कर रहे थे, तथ्यों को छुपा रहे थे कि पत्थरबाजी भी हुई है, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, एक डीएसपी को भी गोली लगी है उधर से, और वो ऐसा तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे ये तो सब अमन पसंद थे और बस ये तो जानकारी लेने के लिए वहां गए थे कि साहब किस लिए आप सर्वे कर रहे हो दोबारा, और पुलिस वाले ही वहां जैसे शांति भंग कर रहे थे। तो अखिलेश यादव जो 5 साल ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुके प्रदेश के, वो शासन प्रशासन पर, पुलिस पर अगर इस तरह के बेहुदा आरोप लगाएंगे और इन तथाकथित शांति पसंदों को, जो दंगे के लिए जिम्मेदार हैं, पथराव के लिए जिम्मेदार हैं, माहौल बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हैं, उनको मुआवजे की घोषणा करेंगे, तो क्या मैसेज दे रहे हैं? सबसे जो गैर जिम्मेदार बात कही है अखिलेश यादव ने, वो ये कही है कि दंगा प्री प्लान था। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि ये दंगा और ये 5,000 पत्थरबाजों की भीड़, सब जिहादियों की पत्थरबाजों की भीड़, क्या डीएमएसपी ने ऑर्गेनाइज ने इकट्ठी कराई थी? क्या डीएमएसपी का ये काम रह गया है कि वो अपने ही पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी कराएंगे? और मुरादाबाद के कमिश्नर ने बहुत साफ बयान में अपने कहा है कि यह दिन रविवार का था, यह दिन जो है जुमे का दिन नहीं था, कोई त्योहार नहीं था, कोई भी जस्टिफिकेशन, कोई भी औचित्य नहीं है संभल के समाजवादी पार्टी के एमपी के पास या संभल की मस्जिद इंतजामिया कमेटी जफर अली के पास कि आखिरकार संडे के दिन वहां पे ये 5,000 लोग किस लिए इकट्ठा हो गए। और उसमें एक आदमी ऐसा पकड़ा गया है जो शाहजहांपुर से आया था। शाहजहांपुर की दूरी संभल से कम 250 किलोमीटर है। किस लिए आया था वो? तो ये सारी बात और इन सारी बातों, और वहां पे तो ऐसा कुछ भी है ही नहीं। और आपने देखा होगा जो पत्थरबाजी की घटनाएं जो हुई थी, वो तो उसके वीडियो फुटेज आपने खुद देखे होंगे, कौन कहां से पत्थर बरसा रहा है। और ये भी कहा गया है कि वो भीड़ जो है संभल के हिंदू मोहल्ले की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही थी कि हिंदू मोहल्ले को पूरा जला दिया जाए, उसको रोकने की तैयारी की पुलिस ने। और ये मैं कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है पुलिस के इंटेलिजेंस में
कि वो ये इतने बड़ा जो है भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और सारे घरों के ऊपर के घरों की छतों के ऊपर पत्थरों का ढेर मिला है। और जो लेटेस्ट फिगर आया है कि 173 ट्रैक्टर ट्रॉली भर के ईंट पत्थर अब तक नगर पालिका ने इकट्ठे किए हैं संभल से। और अब जाके और अब और जब ड्रोन अप्लाई किया है पुलिस ने, जब ड्रोन को ड्यूटी में लगाया है, तब जाकर पूरा उसकी तस्वीर सामने आ रही है। तो ये कह देना कि वो ये अपने आप में बहुत अनूठा आरोप है। मैंने पिछले 50 साल में कभी नहीं सुना किसी नेता के द्वारा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जिले के सुब्रंडो पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाया जाए कि उन्होंने योजना बना करके सरकार के इशारे पर ये दिखाता है कि ये अखिलेश यादव की हताशा की पराकाष्ठा है। इट्स एन ये जो है डेस्परेशन की एक्सट्रीम है उनकी ये, कि जो वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और उन्हीं की पार्टी के लोग हैरान हैं कि ये कौन उनको इस तरह की सलाह दे रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपने दंगे देखे हैं, अलीगढ़ में हुआ है, मुरादाबाद में हुआ है, 92 में बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद दंगे हुए हैं, मुरादाबाद में वो कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, और भी जगह हुआ, लेकिन मामला संभाल लिया गया था। लेकिन इतनी गैर जिम्मेदार बयानबाजी पिछले 50 साल में किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने की हो, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तलाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन मैं एक बात ये जानता हूं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा बहुत ही कठिन समस्या आने वाली है। कांग्रेस कम से कम 200 सीट मांगेगी, इससे कम सीट नहीं मांगेगी। और कांग्रेस जो सीटें मांगेगी वो ज्यादातर वैसी सीटें होंगी जहां पे मुस्लिम वोट या तो अधिक हो या कम से कम निर्णायक भूमिका में हो। और ऐसी सीटें ज्यादातर मेरठ मंडल में है, मुरादाबाद मंडल में है, सहारनपुर मंडल में है और बरेली मंडल में है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, और ये जो आप 5 लाख के मुआवजे की बात कर रहे हैं, ये केवल यही है कि हमें कांग्रेस से एक एक कदम आगे दिखाई पड़ना है। उनको ये मालूम है कि कांग्रेस इस तरह का मुआवजा नहीं दे सकती, तो हम पहले दे देते हैं। ये केवल इसलिए हो रहा, और ये केवल कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है। और उनकी चिंता इसलिए भी बढ़ गई। एक उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब आरोप ये लगाया कि कुंदरकी में के विधानसभा के उपचुनाव में गड़बड़ी से जनता का ध्यान हटाने के लिए ये वहां दंगा कराया गया। अरे भाई, वहां पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। वहां तुर्कों ने उसको वोट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को। और वहां पे पठानों का या मुस्लिम राजपूतों का वोट भारतीय जनता पार्टी को चला गया। तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में ऐसी सेंध लगाई है, और बीजेपी के उम्मीदवार को 2.5 लाख वोट मिला है। ईवीएम के माध्यम से 2.5 लाख वोट की गड़बड़ी करना असंभव है। जो जो लोग ये जानते हैं, जो लोग ईवीएम को देखते हैं, हाँ, बैलेट पेपर अगर होता तो 10 लोग मिलकर के उस पे मोहर लगा सकते हैं। लेकिन एक पोलिंग बूथ पे 1200 से 1500 वोट होते हैं। और अगर आपको ये सारे के सारे वोट पोल भी कराने हैं तो इसके लिए 6 घंटे चाहिए। ये संभव ही नहीं है कि आप इतने ज्यादा वोट डलवा सकें ईवीएम के माध्यम से। तो ये सब जो घटनाक्रम है अब तक के, जो हुआ है 20 नवंबर से लेके अब तक, ये केवल इसने केवल समाजवादी पार्टी के संकट को बढ़ाया है, क्योंकि ये कुदर की सीट हार गए हैं। और समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है, कैसे अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचा के रखो। इसीलिए जो है ये अनर्गल और गैर जिम्मेदार बयानबाजी हो रही है, और ये मुआवजे की घोषणा हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या इनकी और आने वाली है कि संभल के मामले में ये मामला एएसआई की प्रॉपर्टी है। और ये बार बार हवाला शुरू में इन्होंने दिया, अब देना बंद कर दिया कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू है तो ये साहब जो है सर्वे क्यों आदेश दिया। उनको ये नहीं मालूम उसी एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि जो स्मारक एएसआई के अधीन है उसके ऊपर 1991 का अधिनियम लागू नहीं होगा। ये साफ साफ है। और उसके अलावा 1958 का जो मैंने आपको एक्ट बताया, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत जो स्मारक कवर्ड है उस पर भी 1991 का एक्ट लागू नहीं होगा। और लोग ये भूल जाते हैं, मई 2022 में जब काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट गया था,
तब के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि 1991 के अधिनियम में किसी भी धर्मस्थल के स्वरूप को बदलने के ऊपर प्रतिबंध है, लेकिन वो धर्मस्थल क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका रूप क्या है, इसका सर्वे करने, इसका इन्वेस्टिगेट करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी के आधार पर मथुरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और बदायूं की डिस्ट्रिक्ट ने इस तरह के सर्वे आदेश दिए हैं, और इसी को आधार बना करके अजमेर के भी की जो दरगाह है उसके भी आदेश दिए गए हैं। और बदायूं के में जो जामा मस्जिद है उसका मुकदमा तो पहले से चल रहा है। तो अब की बार जो है मुस्लिम पक्ष बहुत कमजोर है, कानूनी आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर, और एएसआई के पास जो पूरा उसका ब्यौरा है। और अखिलेश यादव की सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि वहां पर जो अभियान जो ये और ये ऐसा नहीं है कि ये आज चल रहा है। एक वहां पे एक वो एक कैला देवी मंदिर है संभल में, उसके महंत ऋषिराज गिरी हैं, और ऋषिराज गिरी जो हैं और इनके सारे भक्त यादव समाज के लोग हैं, ये स्वयं यादव हैं, और ये वहां अभियान चला रहे हैं, और ये पिछले 2 साल से विष्णु जैन के संपर्क में थे, और इन्होंने जितनी जानकारी और ब्यौरा उपलब्ध कराया विष्णु जैन को, उसके आधार पर विष्णु जैन ने ये सूट फाइल किया था सिविल कोर्ट में। और वहां महंत ऋषिराज गिरी का एक बहुत ही वहां जो मशहूर नारा है, 5 सदी से जमा रक्त जब शोले बनकर खोलेगा, बाबर भी तक कब्र से उठकर हरिहर हरिहर बोलेगा। ये ये बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है, जो जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि इस मुद्दे के जरिए समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लग रही है, और ये जी कह जी के आप नहीं टाल सकते इस मामले को कि साहब बीजेपी हमेशा मंदिर मस्जिद की बात करती है। हमारे जो भी प्राचीन संस्कृति विरासत है, जिसको वेंडलाइज किया गया, जिसको हमसे छीना गया, भारत का संविधान में हमें यह अधिकार है, हम उसको रिक्लेम कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ 1986 की बात, नवंबर 86 में मैं दिल्ली में झंडेवाला में संघ ये ऑर्गेनाइजर के कार्यालय में गया था। उस समय के आर मलकानी जो बाद में राज्यसभा के एमपी रहे और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, उन्होंने कहा कि अयोध्या का जो आंदोलन मंदिर का है, 1 फरवरी 86 को ताला खोला गया था, ये भी याद होगा आपको। ये किसी ये किसी मत मजहब संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। अयोध्या का राम मंदिर हमारी प्राचीन विरासत है, हम उसको वापस लेना चाहते हैं, ये अभियान उसके लिए है। हम भारत की मेधा को, भारत की स्मृति को, भारत की संस्कृति के ऊपर जो कॉलोनियल जो गर्द जमी हुई है, हम उसको साफ करना चाहते हैं, यानी हम डीकोलोनाइज करना चाहते हैं। और जनवरी 22 2024 को अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा था, विकास और विरासत, विरासत यही हमारे मंदिर है, संभल का हो, बदायूं का हो, अजमेर का हो, भोजशाला का हो, या अयोध्या का हो, काशी का हो, मथुरा का हो। तो और भारत की संस्कृति को अगर भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की सभ्यता को अगर आगे बढ़ना है, तो हमें अपने मूल्यों पर, अपनी विरासत के ऊपर और अपने चरित्र के आधार पर आगे बढ़ना होगा। हम यूरोप के आयातित मूल्यों और सॉफ्टवेयर के आधार पर ये 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को संभाल नहीं सकते। ये बड़ी स्पष्ट बात है। और ये अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की इनकी जो संकीर्ण वोट बैंक पॉलिटिक्स के जरिए से संभल को कोई कभी समझ नहीं सकता। और एक बात बहुत साफ है, 1 फरवरी को 86 को अयोध्या का ताला खुलने के बाद, तब बीजेपी का कहीं लखनऊ पूरे यूपी में एक नगर पालिका अध्यक्ष नहीं था। 1 फरवरी 86 को ताला खुलने के बाद अयोध्या का मंदिर का निर्माण काफी आगे हो चुका है, और करीब आज उस घटना को 38 साल हो गए हैं। इन 38 सालों में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता में है। 11 साल उसके पूरे हो रहे हैं। आज 12 राज्यों में उसकी अपनी सरकार है, लगभग 20 राज्यों में उसकी गठबंधन की सरकार है, और उसके बावजूद आज वही 86 की शैली में भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को गालियां दी जा रही हैं, कोसा जा रहा है। केवल इतना तय करना है कि साउथ अफ्रीका जब अपार्थाइड खत्म हुआ था, तब नेल्सन मंडेला ने कहा कि यहाँ के जो ब्लैक कम्युनिटी में
बहुत गुस्सा है गोरों के प्रति, क्या किया जाए। तो फादर डेस्मंड टूटू अभी जीवित हैं, उन दोनों ने तय किया कि लेट्स फॉर्म ए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, सत्य एवं समाधान आयोग। सारे जो ब्लैक समुदाय के लोगों को आपको आमंत्रित किया गया कि आप आइए चर्च में और अपनी शिकायत बताइए, और जिस व्हाइट के खिलाफ शिकायत थी उसको बुलाया गया कि आप इसका जवाब दीजिए। वहां पे शांति हो गई। हम आप जो है केवल ये बताते हैं कि अंग्रेज यहाँ पे औपनिवेशिक या बाहरी विदेशी शासक थे। अरे भाई, बाबर, हुमायूं, अकबर कौन थे? ये हमारे चाचा कहाँ से हो गए? ये हमारे पूर्वज नहीं है। केवल आपने केवल ये बता दिया कि मुगल हमारे पूर्वज थे, कुल झगड़ा इतना है बस। आप केवल ये मानिए कि भारत में औपनिवेशिक दासता का काल कम से कम 500 साल का था। केवल केवल 1857 से लेके 1947 तक 90 साल का नहीं था। कुल झगड़ा ये है। और आजादी के बाद, और शुरुआत तो पहले हो गई थी। जिस तरह के का इतिहास वामपंथियों और नेहरू ने मिलकर तैयार किया है, उसमें अकबर को महान बता दिया गया। अरे आपको ये सब आदमखोर नरभक्षी, ये आपके तुर्क थे। इन्होंने लाखों लोगों को मारा है। लाखों भारत की महिलाओं को ले आके काबुल के बाजार में बेचा है, और काबुल के बाजार में एक गलत हो गया था। इतनी ज्यादा महिलाएं आ गई थी कि दाम गिर गया था, और वहां नारा था, दुख्तराने हिंदुस्तान 2 दिनार। दुख्तराने माने महिला, वुमन। तो एक महिला 2 दिनार की बिक रही थी। ये सब हो चुका है। और खाली मुगलों ने ही कत्लेआम नहीं कराया साहब। ये तो जवाहरलाल नेहरू के समय भी जब भारत विभाजन हुआ है, 10 लाख लोग मारे गए थे, 2 करोड़ लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा था। और उसके बाद भी कितनी कांग्रेस सरकारों के समय भागलपुर से लेकर के पता नहीं कहां कहां कितने दंगे हुए हैं। 1984 का सिख विरोधी नरसंहार कौन भूल सकता है। तैमूर लंग की आत्मकथा हिंदी में उपलब्ध है, बाजार में कोई उठा के पढ़ ले। 11वीं सेंचुरी में उसका बेटा मारा गया था युद्ध में, लोनी गाजियाबाद में। उसने उसका मकबरा बनवाया था, आज से 1000 साल पहले। और तैमूर लंग ने क्या कत्लेआम किया था आपका दिल्ली में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, बदायूं में, ये सारा ब्यौरा उसमें है। और 1771 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, कितने हजार वो मराठा महिलाओं को जो है गुलाम बना के ले गया था, और जाके फिर उसने बलूचिस्तान के कलात यानी वहां के राजा को बेच दिया था। और आज भी बलूचिस्तान में मराठा मुसलमानों की आबादी आज भी है। गूगल सर्च कर लीजिए, मालूम हो जाएगा। तो ये सब ऐसे जो है, ये सब जो ये खून पीने वाले और ये आदमखोर और ये नरभक्षी लोगों को कांग्रेस जो है ने जो महिमा मंडन किया है, ये समस्या की जड़ है। बाबर ऐसे आदमी को आपने बता दिया कि साहब वो तो बाबर तो बहुत महान था, और वो तो कम्युनल हार्मोनी लेके आया था। 1781 बहुत पुरानी बात नहीं है। पानीपत की तीसरी लड़ाई, उसके ऊपर बहुत सारी जो है जानकारी उपलब्ध है। तमाम किताबें हैं, वीडियोस उपलब्ध हैं, फिल्में उपलब्ध हैं, यूट्यूब में उपलब्ध है, कोई भी देख सकता है। तो ये जो झूठे इतिहास के ऊपर जो कांग्रेस ने सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट भारत का जो महल बनाया है, अब वो भड़बड़ा के गिर रहा है। समस्या ये है कांग्रेस की। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी जुड़ने के लिए और बहुत ही अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।